हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे इस चैनल से अभी अभी जुड़े हैं। आप कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर इस चैनल को यूट्यूब पर सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक छोटा सा बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और अगर आप कोई क्वेरी कहना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब समय व्यर्थ ना करते हुए हम आगे पढ़ाई की ओर चलते हैं। जो ऑर्गेनाइजिंग यूनिट है इसको मैंने दो भागों में बांटा है, ऑर्गेनाइजिंग यूनिट पार्ट फर्स्ट और ऑर्गेनाइजिंग यूनिट पार्ट सेकंड। अब हम सेकंड यूनिट की ओर चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अधिकार अंतरण, अधिकारों का प्रत्यायोजन, इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैं इस तरह समझा सकता हूँ इसको कि मान लो एक बॉस है ऑर्गेनाइजेशन में, एक बॉस का काम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक बॉस ये फील कर रहा है, एक जो अधिकारी है वो ये फील कर रहा है कि उसका काम वो अकेला कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो ओवरबर्डन हो गया है। तो वो अपने काम को, वो हिस्सा जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, धीरे धीरे अपने जूनियर्स को ट्रांसफ़र करने लग जाता है। साथ साथ वो इसके अधिकार भी देता है ताकि वो उस काम को कर सकें, और इस काम को ही हम अधिकार अंतरण कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। अब अगर आप इसे पढ़ें ध्यान से, देखो आपको समझ में आएगा। अधिकार अंतरण का अभिप्राय अधीनस्थों को निश्चित सीमाओं के अंदर कार्य करने का अधिकार प्रदान करना है। प्रबंधक जो अधिकार को देता है, प्रत्यायोजन करता है, वह सौंपे गए कार्य के उचित निष्पादन हेतु उत्तरदायी होता है। इसके कारण अधीनस्थ कार्य को प्रभावशाली रूप से करते हैं। अच्छा, ये जो इसके एलिमेंट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको बहुत अच्छे से करें। ये है अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और एक वर्ड है अकाउंटेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ध्यान से सुने। अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही या उत्तरदेयता। पहले हम उत्तरदायित्व के बारे में पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका अर्थ है सौंपे गए काम को ठीक ढंग से पूरा करने की अधीनस्थ की जिम्मेदारी है। मतलब आपको आपका बॉस कोई भी काम दे रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काम सौंपने पर ही उत्पन्न होती है, इसको काम सौंपने को ही उत्तरदायित्व कहा जाता है। दूसरा है अधिकार, राइट्स। जब आपको कोई जिम्मेवारी दी गई, कोई आपको उत्तरदायित्व दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई किसी काम के प्रति, तो आपको उसको करने के लिए निर्णय लेने की शक्ति भी देंगे, जिसको हम पावर कहते हैं, अधिकार कहते हैं। ये जब तक अधीनस्थों को अधिकार प्रदान ना किया जाए तब तक यह नहीं दिया जा सकता। जब तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी तब तक कोई अधिकार आपको नहीं मिल सकता। और तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि जवाबदेही या उत्तरदायित्व, इसका अभिप्राय अधीनस्थ द्वारा कार्य के निष्पादन के लिए अधिकारी को जवाब देने से है। मैं बार बार एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर मैं उस एग्जाम्पल एक बार दूंगा, आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मानो आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, आप एक लड़के हैं, आपके फादर ने आपको बिजली का बिल 2000 रुपये का था, आपको कहा बेटे से शाम तक जमा करा दियो। ये आपके पापा ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, बिजली का बिल काम दिया, और ताकि आप पैसे ना खो दें, वो कह रहे बेटे बस में नहीं जाना, मेट्रो में नहीं जाना, आपको बाइक दे रहा हूँ, बाइक की चाबी दे रहा हूँ, इस बाइक पे जाओ और जमा करा के आओ। तो ये आपके पापा ने आपको अधिकार दिया शायद में कि उस काम को ढंग से पूरा करने के लिए आपको निर्णय लेने की शक्ति देने की, बेटे बाइक यूज़ कर लियो। अब आपने क्या करा, आप स्मार्ट थे, आपने वो काम खुद ना करके आपने छोटे भाई को दे दिया, और अपने छोटे भाई को अभी 20-50 रुपये रख ले और जाके काम करा, आप किसी और काम में लग गए, और शाम को आपका भाई वो काम करके आ गया। जब आपके फादर रात को आएंगे तो वो रिपोर्टिंग आपसे लेंगे, वो जवाबदेही आपकी बनेगी, उत्तरदायित्व आपकी बनेगी, या ना कि आपके भाई की। तो जवाबदेहिता को कभी भी ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड, ये आपको ही देनी पड़ेगी। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, फिर आपको उसके काम को करने से संबंधित अधिकार दिए जाते हैं, और एंड में आपकी जवाबदेही होती है। अब हम पढ़ रहे हैं जवाबदेही का निष्पक्षता का सिद्धांत। अधिकारों का भरापण किया जा रहा है किंतु प्रबंध के उत्तरदायी जवाबदेही का भरापण नहीं किया जा सकता। वही ट्रांसफर जो आपको बता रहा था आगे, डेलीगेशन अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड और ट्रांसफर्ड। जवाबदेही ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से समझें। आइए आगे चलते हैं। इसके अनुसार किसी अधीनस्थ को सौंपे गए अधिकार को वापस लेकर किसी अन्य को भार्पित किए जा सकते हैं, और
लेकिन वो अधीनस्थ अपनी गलती के लिए उससे बच नहीं सकता। वही मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं, यहाँ एक उदाहरण दे रखा है, ध्यान से देखें। एक मुख्य प्रबंधक के विपणन प्रबंध को 100 इकाइयाँ प्रतिदिन बनाने का लक्ष्य दिया गया। एक मुख्य प्रबंधक ने, जो आपका चीफ मैनेजर था, मेन मैनेजर था, उसने मार्केटिंग मैनेजर को कहा भाई तुम्हें 100 यूनिट डेली बनानी है, जिसे मार्केटिंग मैनेजर ने विक्रय प्रबंधक को सौंप दिया, सेल्स मैनेजर को सौंप दिया उसने आगे कि भैया तो ये काम करना है। तो विक्रय प्रबंधक उस लक्ष्य को पूरा न कर सका। ऐसी परिस्थिति में जो अकाउंटेबिलिटी है वो मार्केटिंग मैनेजर की होगी, ना कि जिसने उसको काम सौंपा था उसको होगी। तो इसलिए एक स्टेटमेंट देते हैं हम, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। उत्तरदायिता, जवाबदेही को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। और ये इसकी प्रोसेस है, इसकी भी प्रोसेस आ गई है। मैं अब आपको बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं। 10 प्रोसेस हैं, इनमें से 2 तो आपके पेपर में 10 मार्क्स में आएंगी, चाहे बड़े क्वेश्चन में आए, चाहे छोटे क्वेश्चन में आए, चाहे केस स्टडी के फॉर्म में आए। तो ये है, और जो अभी हमने तीनों टॉपिक पढ़े हैं वो ही इसको वो हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस भी वही है जो इसके एलिमेंट थे। नंबर 1, अधिकार को सौंपना, उत्तरदायित्व को सौंपना। नंबर 2, अधिकार प्रदान करना। नंबर 3, उत्तरदायित्व निश्चित करना। इसी को एक्सप्लेन करते हैं जो आपको आता है। अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग मस्ट बी द सेम। अब हम तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दे रखा है, इसको भी रीड करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला अधिकार, अथॉरिटी। दूसरा है उत्तरदायिता, रेस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरा है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। तीनों का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। अधिकार का मतलब इसमें आदेश देने का अधिकार होता है, मीनिंग इसमें सुपुर्द किए गए कार्य को सौंपने का अधिकार होता है, इसमें कार्य दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उससे संबंधित अधिकार दिए जाते हैं। और इसमें जवाबदेही डिसाइड की जाती है, कार्य के परिणाम संबंध डिसाइड किए जाते हैं। उद्देश्य, यह औपचारिक स्थिति के उत्पन्न होता है, उत्पत्ति है, सॉरी उद्देश्य नहीं है, यह औपचारिक स्थिति से उत्पन्न होता है, फॉर्मल से। यह अधिकारी अधीनस्थ संबंध से स्थापित होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही उत्पन्न होता है। नंबर 3, यह उच्च अधिकारियों के अधीनस्थ की तारीफ, ये उच्च अधिकारी से अधीनस्थ की तरफ होता है, मतलब ऊपर से नीचे आएगा इसमें प्रवाह, फ्लो। यह अधीनस्थ से उच्च अधिकारी की ओर जाता है, अधीनस्थ से उच्च अधिकारी की ओर, ये नीचे से ऊपर जाएगा, फ्लो। यह अधीनस्थ उच्च अधिकारियों की ओर होती है, यह अधीनस्थ से उच्च अधिकारियों की अधिकारी की ओर, ये भी नीचे से ऊपर जाएगा। कहने का मतलब अधिकार हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं, ये रहा। और जब भी काम दिया जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसे डिसाइड होगी, और अकाउंटेबिलिटी तो हमेशा नीचे से ऊपर वालों की तरफ होती है। वापस लिया जाना, ये राइट्स का भी वापस ले जा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, बाइक दी, बाइक नहीं भी दे रहे हो, लेकिन जब काम देंगे तो काम को वापस नहीं लिया जाता, और इसे भी वापस नहीं लिया जाता, पूरा करना पड़ेगा। अब इसका महत्व पढ़ते हैं हम। अधिकार अंतरण का महत्व, इसे बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का इंपॉर्टेंस। प्रभावपूर्ण प्रबंध, इससे आपका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया बन जाएगा। जब सब चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी, राइट ढंग से बढ़ जाएंगे, काम ढंग से सौंप दिए जाएंगे, तो सब अपना काम ढंग से करेंगे, इससे प्रभावपूर्ण प्रबंध होएगा। कर्मचारी को मोटिवेशन मिलती है, जब आपका बॉस अच्छे से काम करेगा, अच्छा काम देगा, जब आपका जूनियर अच्छे से काम करेगा, तो सब अपना अपना काम बढ़िया तरीके से करेंगे, जिससे बार बार अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी जूनियर्स को, और आपका जो है मोटिवेशन मिलेगा कर्मचारियों को। कर्मचारियों का विकास, डेवलपमेंट होगा, आपके एम्प्लॉइज़ का डेवलपमेंट भी होता है इसमें, क्योंकि इसमें अधिकार अंतरण प्रक्रिया के कारण कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा को दिखाने के अच्छे अवसर मिलते हैं, उससे उनका डेवलपमेंट होता है। इससे कोऑर्डिनेशन बढ़िया हो जाता है। ये तो कोऑर्डिनेशन हर जगह आता है, तालमेल, सभी विभागों का, सभी लोगों का आपस में काम करके तालमेल ढंग से करना, यही कहलाता है। क्योंकि इसमें राइट्स, ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी सब डिसाइड होती हैं, तो इसमें सब चीज़ें ढंग से होती हैं। अब एक टॉपिक आ रहा है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे एंड तक इस टॉपिक में कंफ्यूज रहते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझें। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। विकेंद्रीकरण को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण को प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों के समान और व्यवस्थित वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत अधिकारों को उस स्तर पर हस्तांतरित कर दिया जाता है जहाँ इनका प्रयोग होता है। परिणाम स्वरूप उसके अंतर्गत निर्णय लेने की केंद्र में वृद्धि हो जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्रलाइजेशन भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ही एक पार्ट है। जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम को धीरे धीरे नीचे नीचे ट्रांसफर किया जाता है, इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। थोड़ा क्लियर करता हूँ। और जब
अधिकार अंतरण का मतलब हो गया कि एक अधिकारी का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसमें से जो कम इंपॉर्टेंट वाला काम है वो अपने जूनियर्स को, सबॉर्डिनेट को देना शुरू कर देता है, ट्रांसफ़र शुरू कर देता है, और उसके लिए उसको कुछ अधिकार भी दे देता है। इसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और डिसेंट्रलाइजेशन भी इसी का ही एक पार्ट है। डिसेंट्रलाइजेशन में पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ अपनाई जाती है। मान लो एक बॉस है और वो बॉस क्या कर रहा है, 5 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन अलग है, सेल्स अलग है, मार्केटिंग अलग है, फाइनेंस अलग है और R&D अलग है। उन सब में जो बॉस है वो क्या कर रहा है, डेलीगेशन अथॉरिटी सब डिपार्टमेंट में यूज़ हो रही है। वो कह रहा है भाई सब डिपार्टमेंट में बात अपनाई जाए कि 10,000 तक के एम्प्लॉय खुद भर लिए जाएं, या इस तरह की जो भी बात बताई जा रही है, तो ये इसी बात को बता रहा है। तो वहाँ पे भी काम ट्रांसफ़र जो अलग अलग जगह किया जा रहा है, इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे, ठीक है। और एक तरह से ये उसी का बड़ा रूप है, इसमें लिखा भी है कि डेलीगेशन अथॉरिटी का ही बड़ा रूप है। अब यहाँ एक टॉपिक आ रहा है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, दोनों आ रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। थोड़ा सा इसे भी क्लियर करते हैं। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये यहाँ पर ये बात बताई गई है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो पूरी पावर है, उस सेंटर को, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारी पावर इनको अपने हाथ में रखनी चाहिए, और जो भी ऑर्डर आना चाहिए इनसे आना चाहिए, और जो सब डिपार्टमेंट के लिए समान अप्लाई होने चाहिए। मान लो कि एक बॉस क्या कह रहा है, एक CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मैं भी आपको एग्जांपल भी दे रहा था। तो आप ये मान के चलें कि उसमें हर डिपार्टमेंट में 10,000 रुपये के एम्प्लॉय की भर्ती की जानी है। तो एक सेंट्रल से ऑर्डर ये आ गया कि जो मालिक है वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है, CEO जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कह रहा है हर डिपार्टमेंट के बॉस को, मैनेजर को कह रहा है कि भाई 10,000 तक के एम्प्लॉय खुद बोलो, मेरे पास कोई नहीं आएगा। तो ये पावर सेंट्रल में, सेंट्रल से इस जगह ट्रांसफर हो रही है। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन इसका उल्टा हो गया कि हर डिपार्टमेंट में अधिकार ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे और सभी काम सौंपे जाएंगे। इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को दोनों को मिला के काम करना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन से भी डिसेंट्रलाइजेशन से भी ना, बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि सारी सारी पावर सेंटर ही अपने हाथ में रखेगा, उस पावर को रिलीज भी करते रहना चाहिए। इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड, दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट थी। अब हम इसके महत्व पढ़ते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के महत्व, मेरिट्स, फ़ायदे, लाभ। सहायकों में पहल शक्ति का विकास, क्योंकि एक अधिकारी अपने काम को सौंप रहा है अपने सबॉर्डिनेट को, एक जो अधिकारी है वो सबॉर्डिनेट नदीनस को काम सौंप रहा है, तो इससे उनमें पहल शक्ति का विकास होता है। उनको पहल क्षमता का मतलब होता है इनिशिएटिव। जूनियर भी राय देता है, जूनियर को ये बात अच्छी लगती है कि मालिक उसकी बात सुन रहा है, तो इससे पहल क्षमता बढ़ती है, इससे कर्मचारियों का मोटिवेशन भी बढ़ता है। इसे डिसीजन लेने में आसानी होती है, क्योंकि सारा का सारा भार मैनेजर पे नहीं पड़ता, वो नीचे भी दे रहे, तो डिसीजन आसानी से लिए जा सकते हैं। जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके काम कम होते हैं, अपने काम को नीचे बांटते हैं वो, इससे उन्हें बहुत फ़ायदा मिलता है, जूनियर्स उनके काम को करते हैं। इससे डेवलपमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन का विकास होता है, क्योंकि निर्णय लेने की स्वतंत्रता आप जूनियर्स को भी दे रहे हैं, तो सारे के सारे डिसीजन खुद नहीं लिए जा रहे, तो इसको कहते हैं हेल्पफुल इन डेवलपमेंट। इससे बेहतर नियंत्रण, कंट्रोल बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका, क्योंकि इसे वैल्यूएशन करने में आसानी हो जाएगी, कार्य निष्पादन करने में आसानी हो जाएगी, काउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी देने में आसानी हो जाएगी, तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, आप अच्छे से कर दें। मैं आपको कह रहा हूँ दो तरह के हैं, ये है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, से बोलते हैं हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और इसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला, आपको आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपको दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। डेलीगेशन अथॉरिटी क्या होती है कि एक संस्था में जब एक बॉस का कार्यभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ये समझता है कि मैं इस पूरे काम को ढंग से नहीं कर पाऊंगा, तो वो अपने काम को आगे अपने जूनियर्स को, जो कम इंपॉर्टेंट काम होता है, इंपॉर्टेंट वाला अपने पास रख लेता है, वो आगे ट्रांसफर करना शुरू कर देता है और अधिकार भी देता है साथ में उन्हें, तो इसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अपने काम को आगे सौंप रहा है। और विकेंद्रीकरण क्या होता है, इसमें पाया जाना जरूरी नहीं है, अर्थात इसके अभाव में काम चल सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन के बिना काम चल सकता है, लेकिन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बिना काम नहीं चल सकता। दूसरा, कार्यवाही की आगे हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत अधिकार सौंपने के बाद अधिकार सौंपने वाला अधीनस्थ पर पूरा नियंत्रण रखता है, और नियंत्रण नहीं रहता, इसमें नियंत्रण नहीं रहता। आगे चलते हैं। स्थिति, इसकी स्थिति कैसे होती है, यह कार्य विभाजन के फलस्वरूप की जाने वाली क्रिया है। जो आपने काम बांट दिया ना, उसके बाद होती है क्रिया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, और ये उच्च प्रबंधन द्वारा बनाई गई नीति का परिणाम होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ने जो पॉलिसी बना दी, जो मैं बता रहा था आपको, 10,000 वाला एग्जाम्पल वही है। नंबर 4, अधिकार अंतरण अधिकारों के सीमित वितरण को प्रदर्शित करता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है, इसका क्षेत्र व्यापक होता है।
इसका उद्देश्य एक अधिकारी के कार्यभार को कम करना है। इसका मेन काम है जो आपका अधिकारी ओवरबर्डन हो गया उसके काम को कम करना है, जबकि इसका उद्देश्य अपने सत्ता को बढ़ाना है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ गलती रह गई हो, आप उसको इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ें। बहुत जल्दी ही मैं यूनिट 6 बनाऊंगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे यूनिट दूंगा। आप बहुत ध्यान से सुने, आपको अच्छे से सिलेबस रिवीजन होगा। और इसी के साथ आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। जल्दी ही आप नई वीडियो के साथ हम आपको मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूँगा, आपके जो स्टूडेंट्स, आपके साथी, फ्रेंड्स, दोस्त जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, प्राइवेट में भी अगर हिंदी मीडियम ले रखा है तो उनको आप ज़रूर सेंड करें, ताकि ये बेनिफिट आप अपने तक ना लें, उनको भी दें। ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगा। मैंने भी यही सोचा और मैंने अपनी क्लास के बच्चों के लिए मैंने ये काम शुरू करा और इसका बेनिफिट हो सकता है आपको भी मिले। बहुत जल्दी मैं पूरे सिलेबस कितने मार्क्स का क्या आता है ये भी आपको बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको एग्जाम से रिलेटेड जरूर दूंगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।